दोस्तों, क्या आप कभी रुके हैं और सोचा है कि इस जटिल जीवन को कैसे जिया जाए? चुनौतियों का सामना कैसे करें, दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करें और अपने अस्तित्व के गहरे अर्थ को कैसे समझा जाए? क्या कोई ऐसा छिपा हुआ सत्य है, कोई प्राचीन ज्ञान जो हमें इन गहन सवालों के जवाब खोजने में मदद कर सकता है? आज हम मैसिमो पिग्लिउची की लिखी किताब हाउ टू बी अ स्टोइक के रहस्यों को खोलेंगे। ये किताब हमें सिखाती है कि प्राचीन स्टोइक दर्शन को आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जाए, ताकि हम मन की शांति और एक सार्थक जीवन प्राप्त कर सकें। इस सारांश से आप ये जानेंगे कि कैसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें, सही निर्णय लें और जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करते हुए अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानें। ये किताब आपकी सोच को चैलेंज कर सकती है, आपको अपने जीवन और दुनिया को देखने के एक नए तरीके से परिचित करा सकती है। अगर ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगे तो हमारे चैनल किताबों को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। हम रोजाना बेहतरीन ऑडियो बुक सारांश लाते हैं और आप कमेंट में अपनी पसंदीदा किताब का अनुरोध भी कर सकते हैं। तो चलिए इस ज्ञान यात्रा को शुरू करते हैं। पहला अध्याय, सीधा रास्ता नहीं। इस अध्याय में लेखक हमें जीवन के एक मूलभूत प्रश्न से परिचित कराते हैं। हम कैसे जिएं? ये सवाल हर संस्कृति, हर धर्म और हर दर्शन के केंद्र में रहा है। जीवन की चुनौतियों और उतार चढ़ावों का सामना कैसे करें? दुनिया में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए और दूसरों के साथ हम कैसे पेश आएं? और अंततः अपने चरित्र की अंतिम परीक्षा, मृत्यु का सामना करने के लिए हम खुद को कैसे तैयार करें? लेखक मैसिमो पिग्लिउची अपनी व्यक्तिगत यात्रा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे स्टोइसिज्म तक पहुंचे। वे डांटे की द डिवाइन कॉमेडी में खो जाने के सादृश्य का उपयोग करते हैं, एक सीधा रास्ता जो खो गया है, इसे अपनी खोज के रूप में चित्रित करते हैं। पिग्लिउची ये स्पष्ट करते हैं कि स्टोइसिज्म के बारे में कई आम गलतफहमियां हैं, जैसे कि ये भावनाओं को दबाने या सख्त बने रहने के बारे में है। वे कहते हैं कि ये मिस्टर स्पॉक के चरित्र जैसी छवि है जो स्टोइसिज्म की गलत समझ पर आधारित है। असल में स्टोइसिज्म भावनाओं को पहचानने, उन्हें समझने और उन्हें अपने भले के लिए सही दिशा में मोड़ने का एक तरीका है। ये हमें सिखाता है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं, और अपने प्रयासों को केवल उन चीज़ों पर केंद्रित करना जो हमारे अधिकार क्षेत्र में हैं, बजाय इसके कि हम उन चीज़ों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद करें जो नहीं हैं। स्टोइसिज्म का अभ्यास विचारों पर चिंतन करने, प्रेरणात्मक ग्रंथ पढ़ने और माइंडफुलनेस और अन्य आध्यात्मिक अभ्यासों में संलग्न होने का एक गतिशील संयोजन है। लेखक बताते हैं कि स्टोइसिज्म ने उन्हें विशेष रूप से इसलिए आकर्षित किया क्योंकि ये सामाजिक जुड़ाव और समस्त मानव जाति व प्रकृति के प्रति प्रेम पर जोर देता है। ये एक ऐसी विचारधारा है जो हमें अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करने और सामाजिक आयामों के बीच एक स्पष्ट विरोधाभास को सुलझाने में मदद करती है। पिग्लिउची एक वैज्ञानिक और दार्शनिक के रूप में अपनी पृष्ठभूमि साझा करते हैं और बताते हैं कि कैसे वे हमेशा दुनिया को समझने, विज्ञान के माध्यम से और अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीने, दर्शन शास्त्र के माध्यम से के सुसंगत तरीकों की तलाश में रहे हैं। उन्होंने अपनी पिछली किताब आंसर्स फॉर एरिस्टोटल, हाउ साइंस एंड फिलॉसफी कैन लीड अस टू अ मोर मीनिंगफुल लाइफ में स्काफी नामक एक ढांचे का अन्वेषण किया, जो चरित्र विकास और व्यक्तिगत उत्कृष्टता पर केंद्रित प्राचीन वर्च्यू एथिक्स को आधुनिक विज्ञान से जोड़ता है। लेखक न्यू एथियज्म के प्रति अपनी बढ़ती असंतोष को व्यक्त करते हैं, जिसे वे असहिष्णु और कठोर पाते हैं। वे तर्क देते हैं कि लोगों को नीचा दिखाने या उनका अपमान करने से बेहतर संवाद नहीं होता। इसके विपरीत स्टोइसिज्म का दृष्टिकोण अधिक सम्मानजनक है। वे सेक्युलर बुद्धिज्म, जिसे वे बहुत रहस्यमयी मानते हैं, और सेक्युलर ह्यूमनिज्म, जो विज्ञान पर अत्यधिक निर्भर है और भावनात्मक रूप से ठंडा लगता है, के प्रति अपनी निराशा को भी उजागर करते हैं। स्टोइसिज्म पिग्लिउची के लिए इन कमियों का एक समाधान प्रस्तुत करता है। ये एक तर्क संगत, विज्ञान अनुकूल दर्शन है जिसमें एक आध्यात्मिक आयाम भी शामिल है, जो संशोधन के लिए खुला है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अत्यधिक व्यावहारिक है। स्टोइक्स ने यूनिवर्सल कॉज़ैलिटी के साइंटिफिक सिद्धांत को स्वीकार किया, जिसमें कहा गया कि ब्रह्मांड में सब कुछ प्राकृतिक प्रक्रियाओं के अनुसार घटित होता है। वे लोगोस में भी विश्वास करते थे, जिसे या तो ईश्वर या प्रकृति की तर्कसंगत और समझने योग्य व्यवस्था के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है।
ये लचीलापन धार्मिक और गैर धार्मिक दोनों व्यक्तियों को इस दर्शन को अपनाने की अनुमति देता है। स्टोइक ग्रंथों की स्पष्टता और प्रत्यक्षता और सीधीपन को इसकी व्यावहारिकता का एक और प्रमाण माना जाता है। एपिक्टेटस के प्रसिद्ध उद्धरण मृत्यु आवश्यक है और इससे बचा नहीं जा सकता, मेरा मतलब है मैं इससे दूर कहाँ जाऊंगा। ये दर्शाता है कि स्टोइक्स मृत्यु के प्रति कितने व्यावहारिक और सहज थे। लेखक ये भी बताते हैं कि स्टोइसिज्म उन्हें मृत्यु की अनिवार्यता से निपटने में कैसे मदद करता है। 50 साल की उम्र पार करने के बाद उन्होंने जीवन के अर्थ और मृत्यु की तैयारी पर व्यापक चिंतन किया। स्टोइक्स के लिए जीवन एक सतत प्रयोजन है और मृत्यु इसका तार्किक प्राकृतिक अंत बिंदु है। ये कुछ खास नहीं है जिससे डरना चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए। वे स्टोइक वीक का भी उल्लेख करते हैं, एक वैश्विक पहल जिसमें हजारों लोग स्टोइसिज्म का अभ्यास करते हैं। प्रारंभिक परिणाम आशाजनक हैं, जिसमें सकारात्मक भावनाओं में वृद्धि, नकारात्मक भावनाओं में कमी और जीवन की संतुष्टि में सुधार देखा गया है। ये इस बात का प्रमाण है कि स्टोइसिज्म कैसे व्यावहारिक रूप से काम करता है। स्टोइसिज्म विक्टर फ्रैंकल के लोगोथेरेपी और एल्बर्ट एलिस के रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी (REBT) जैसे कई साक्ष्य आधारित मनोवैज्ञानिक उपचारों की दार्शनिक जड़ है। लेखक स्वीकार करते हैं कि स्टोइसिज्म एक चुनौतीपूर्ण दर्शन है, क्योंकि ये नैतिक चरित्र को ही एकमात्र मूल्यवान चीज मानता है, जबकि स्वास्थ्य, धन और शिक्षा को समभावनात्मक अपसंदीदा प्रेफर्ड इंडिफरेंस माना जाता है। ये बाह्य कारक व्यक्ति की व्यक्तिगत कीमत को परिभाषित नहीं करते हैं, जो केवल उनके चरित्र और सद्गुणों के अभ्यास पर निर्भर करती है। ये स्टोइसिज्म को डेमोक्रेटिक बनाता है, जिससे सभी सामाजिक वर्ग के लोग मन की शांति प्राप्त कर सकते हैं। अंततः मैसिमो पिग्लियुची एपिक्टेटस को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुनते हैं। एपिक्टेटस का जीवन एक अपंग दास जो एक प्रख्यात दार्शनिक बना, निर्वासित हुआ पर फिर भी दूसरों को ज्ञान दिया, स्टोइक सिद्धांतों का एक शक्तिशाली उदाहरण है। उनकी संवेदना, बुद्धिमत्ता और हास्य के साथ साथ स्टोइक दर्शन की अनुकूलता लेखक को ये तलाशने में मदद करती है कि कैसे इस प्राचीन दर्शन को आधुनिक जीवन में लागू किया जा सकता है। क्या आप अपने जीवन की यात्रा में स्टोइसिज्म को अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार करने और इसके सिद्धांतों को अपनी दैनिक वास्तविकता में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं? दूसरा अध्याय, यात्रा के लिए एक रोड मैप। हमने पहले अध्याय में स्टोइज्म की व्यवहारिक प्रकृति को समझा और एपिक्टेटस को अपने मार्गदर्शक के रूप में चुना, जो हमें एक सार्थक जीवन की ओर ले जाने में मदद करेंगे। लेकिन किसी भी यात्रा पर निकलने से पहले हमें एक मानचित्र की आवश्यकता होती है। तो अब सवाल यह उठता है कि एपिक्टेटस की शिक्षाएं किस प्रकार संरचित हैं और स्टोइज्म के मुख्य स्तंभ क्या हैं, जो इस पूरी ज्ञान यात्रा का आधार बनेंगे। लेखक बताते हैं कि किसी भी दर्शन या धर्म को गहराई से समझने के लिए उसके ऐतिहासिक विकास और वैचारिक संरचना को जानना महत्वपूर्ण है। स्टोइज्म की कहानी एथेंस में लगभग 300 ईसा पूर्व ज़ीनो ऑफ सिटियम के साथ शुरू होती है। ज़ीनो एक फोनीशियन व्यापारी था, जिसकी जहाज दुर्घटना के बाद दर्शन की ओर रुचि बढ़ी। वह क्रेट्स जैसे दार्शनिकों के अधीन अध्ययन करने के बाद अपना स्वयं का स्कूल स्थापित करने के लिए आगे बढ़ा। उनके अनुयायियों को अंततः स्टोइक्स कहा जाने लगा, क्योंकि वे स्टोआ पोइकीले नामक एक चित्रित बरामदे में मिलते थे, जो एक सार्वजनिक स्थान था जहां कोई भी ज़ीनो की शिक्षाओं को सुन सकता था। क्राइसिपिस जैसे बाद के प्रमुख दार्शनिकों ने स्टोइक दर्शन को और विकसित किया, जिससे यह कहावत प्रचलित हुई, यदि क्राइसिपिस न होते तो कोई स्टोआ न होता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टोइज्म शून्य से उत्पन्न नहीं हुआ था। यह सोक्रेटिस और सिनिक्स जैसे पिछले दार्शनिकों से बहुत प्रभावित था। स्टोइक्स अकेडमिक्स, प्लेटो के अनुयायी, पेरिपेटेटिक्स, एरिस्टोटल के अनुयायी और एपिक्यूरियंस जैसे प्रतिद्वंदी विद्यालयों के साथ भी सक्रिय रूप से बहस की। इन सभी हेलेनिस्टिक दार्शनिकों का लक्ष्य यूडाइमोनिया प्राप्त करना था। हालांकि स्टोइक्स, सिनिक्स और पेरिपेटेटिक्स सद्गुणों पर ध्यान केंद्रित करते थे, जबकि एपिक्यूरियंस और साइरेनिक्स आनंद पर जोर देते थे। लेखक बताते हैं कि प्राचीन स्टोइक दर्शन में 3 मुख्य अध्ययन क्षेत्र शामिल थे। पहला था फिजिक्स, जो दुनिया के कामकाज का अध्ययन था, जिसमें प्राकृतिक विज्ञान, मेटाफिजिक्स और यहाँ तक कि थियोलॉजी भी शामिल था। स्टोइक्स का मानना था कि ब्रह्मांड लोगोस नामक एक तर्कसंगत सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। दूसरा था लॉजिक, जिसमें फॉर्मल रीजनिंग का अध्ययन शामिल था, जिसमें स्टोइक्स ने महत्वपूर्ण योगदान दिया।
इसमें एपिस्टेमोलॉजी, रेटरिक और साइकोलॉजी भी शामिल था, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि मानव मन कैसे काम करता है और कब गलतियां करता है। और तीसरा था एथिक्स, जो स्टोइज्म का मुख्य सरोकार था। नैतिकता का अध्ययन इस बात पर केंद्रित था कि उत्तम जीवन कैसे जिया जाए। स्टोइक्स का मानना था कि एक अच्छा चरित्र और अच्छी आदतें इन तीनों अध्ययन क्षेत्रों की समझ के बिना विकसित नहीं की जा सकतीं। एपिक्टेटस ने इन 3 अध्ययन क्षेत्रों को 3 अनुशासनों से जोड़ा, जो इस पुस्तक की संरचना का आधार बनते हैं। पहला है डिसिप्लिन ऑफ डिजायर, जिसे स्टोइक एक्सेप्टेंस भी कहा जाता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि हमें क्या चाहना चाहिए और क्या नहीं। यह फिजिक्स के अध्ययन से उत्पन्न होता है, क्योंकि दुनिया के कामकाज को समझकर ही हम पहचान सकते हैं कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। इस अनुशासन में करेज और टेम्परेंस के सद्गुणों का अभ्यास शामिल है। दूसरा है डिसिप्लिन ऑफ एक्शन, जिसे स्टोइक फिलैंथ्रोपी भी कहा जाता है। यह हमें दुनिया में कैसे व्यवहार करना चाहिए, विशेषकर दूसरों के प्रति, इसका मार्गदर्शन करता है। यह एथिक्स के अध्ययन से उपजा है और जस्टिस के सद्गुण पर आधारित है। और तीसरा है डिसिप्लिन ऑफ असेंट, जिसे स्टोइक माइंडफुलनेस भी कहा जाता है। यह हमें सिखाता है कि स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें, अपनी आरंभिक धारणाओं पर कब सहमति दें और कब ना दें। यह लॉजिक के अध्ययन से प्राप्त होता है और प्रैक्टिकल विजडम की आवश्यकता होती है। यह पुस्तक इन्हीं तीनों अनुशासनों के इर्द गिर्द संरचित है। भाग 1 इच्छा के अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें नियंत्रण का द्वंद्व, प्रकृति के अनुसार जीना, बाहरी अच्छी चीजों के प्रति दृष्टिकोण और ब्रह्मांड में ईश्वर या परमाणुओं की स्टोइक समझ शामिल होगी। भाग 2 क्रिया के अनुशासन को समर्पित होगा, जो चरित्र, सद्गुणों, रोल मॉडल और विकलांगता और मानसिक बीमारी जैसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने पर चर्चा करेगा। अंततः भाग 3 सहमति के अनुशासन की पड़ताल करेगा, जिसमें क्रोध, चिंता, अकेलापन, मृत्यु और आत्महत्या जैसे विषय शामिल होंगे। यह रोड मैप हमें स्टोइक दर्शन की सुसंगतता को समझने में मदद करेगा, यह दर्शाते हुए कि कैसे इसके विभिन्न हिस्से एक साथ मिलकर एक व्यवहारिक जीवन दर्शन बनाते हैं। एपिक्टेटस स्वयं इन तीनों विभागों के महत्व पर जोर देते हैं, यह समझाते हुए कि एक अच्छा और कुलीन व्यक्ति बनने के लिए इच्छा करने और टालने में प्रशिक्षित होना चाहिए, कार्य करने और न करने के आवेग को नियंत्रित करना चाहिए और धोखा न खाने और बेतरतीब ढंग से निर्णय न लेने के लिए सहमति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्या आप स्टोइज्म के इन तीनों अनुशासनों को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ, तो आइए अपनी यात्रा के पहले महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर बढ़ें और जानें कि किन चीजों पर हमारा वास्तविक नियंत्रण है और किन पर नहीं। तीसरा अध्याय, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, कुछ नहीं। यात्रा के लिए रोडमैप को समझने के बाद अब हम पहले और सबसे महत्वपूर्ण स्टोइक अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, इच्छा का अनुशासन। स्टोइसिज्म का एक मूलभूत सिद्धांत ये समझना है कि क्या हमारे नियंत्रण में है और क्या नहीं। लेकिन क्या ये सिद्धांत उतना सरल है जितना लगता है? और ये हमारी दैनिक जीवन की चुनौतियों का सामना करने में कैसे मदद कर सकता है? लेखक कर्ट वॉनेगेट की पुस्तक स्लॉटरहाउस 5 से सेरेनिटी प्रेयर का उल्लेख करते हुए शुरुआत करते हैं। ईश्वर, मुझे उन चीज़ों को स्वीकार करने की शांति प्रदान करें जिन्हें मैं नहीं बदल सकता, उन चीज़ों को बदलने का साहस प्रदान करें जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और दोनों के बीच अंतर जानने की समझ प्रदान करें। ये प्रार्थना एपिक्टेटस के एंचिरिडियन में पाए गए स्टोइक सिद्धांत के समानांतर है, जो कहता है अपनी शक्ति में जो कुछ भी है उसका सर्वोत्तम उपयोग करें और बाकी को वैसा ही होने दें जैसा वो होता है। ये सिद्धांत राइनहोल्ड नीबुर द्वारा लोकप्रिय हुआ और अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसी संस्थाओं में इसका व्यापक उपयोग किया गया। एपिक्टेटस ने समझाया कि हमारी राय, हमारी प्रेरणाएं, इच्छाएं, अनिच्छाएं, संक्षेप में जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे नियंत्रण में है, लेकिन हमारे शरीर, हमारी संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा या हमारे सार्वजनिक पद हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। लेखक शुरू में इस बात पर आपत्ति करते हैं, ये तर्क देते हुए कि हमारी राय दूसरों से प्रभावित होती हैं और हम अपने शरीर या प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि एपिक्टेटस सी वॉयेज के सादृश्य से स्पष्ट करते हैं कि हमारे प्रभाव के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है पूर्ण नियंत्रण, जिसमें हमारे स्वयं के निर्णय और इरादे शामिल हैं, जैसे कि यात्रा पर जाना या नाविक का चुनाव करना।
दूसरा स्तर है प्रभावित करने की क्षमता, लेकिन पूर्ण नियंत्रण नहीं। जैसे बाहरी कारक जो हमारे प्रयासों को बाधित कर सकते हैं, जैसे कि नाविक का बीमार होना या उसकी फीस का महंगा होना। हम इन पर प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अंतिम परिणाम हमारे हाथ में नहीं। और तीसरा स्तर है पूर्ण नियंत्रण से बाहर, जैसे बाहरी परिस्थितियां जिन पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जैसे कि तूफान की दिशा और तीव्रता। हम उन्हें बदल नहीं सकते, केवल स्वीकार कर सकते हैं। लेखक अपनी रोम से लंदन की उड़ान के दौरान हुए अनुभव का उल्लेख करते हैं, जहां हवाई जहाज के उतरते समय एक अप्रत्याशित ट्रैफिक इशू के कारण आपातकालीन उड़ान भरनी पड़ी। ये घटना पूरी तरह से उनके नियंत्रण से बाहर थी, फिर भी वो शांत रहे क्योंकि उन्होंने ये सिद्धांत आंतरिक कर लिया था। सिसरो के आर्चर के सादृश्य का भी उपयोग किया जाता है। तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए अपनी पूरी एकाग्रता और कौशल का उपयोग करता है। वो अपने प्रशिक्षण, धनुष के चयन और तीर छोड़ने के क्षण को नियंत्रित करता है, लेकिन तीर का लक्ष्य से लगना पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि हवा का झोंका या कोई अप्रत्याशित बाधा उसे बदल सकती है। इसलिए स्टोइक तीरंदाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को इक्वानिमिटी से स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इससे उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने नियंत्रण में सब कुछ किया है। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों से इस सिद्धांत को समझाते हैं। उदाहरण के लिए शारीरिक वजन के मामले में वे बताते हैं कि कैसे आनुवंशिकता और प्रारंभिक अनुभव उनके वजन पर उनके नियंत्रण से बाहर थे, लेकिन उन्होंने स्वस्थ भोजन और व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर का ध्यान रखने का प्रयास किया। परिणाम यानी शरीर का प्रकार या स्वास्थ्य का स्तर पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और इसी में उनकी संतुष्टि निहित है। इसी तरह नौकरी में पदोन्नति के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना हमारे नियंत्रण में है, लेकिन पदोन्नति मिलना कंपनी की आंतरिक राजनीति, बॉस के व्यक्तिगत विचारों और प्रतियोगिता जैसे बाहरी कारकों पर निर्भर करता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें शांतिपूर्ण नींद लेने और परिणाम को आत्मविश्वास से स्वीकार करने की अनुमति देता है। एक किशोर बेटी के व्यवहार के संदर्भ में लेखक स्वीकार करते हैं कि बेटी को सबसे अच्छी परवरिश देना उनके नियंत्रण में था, लेकिन बेटी का स्वयं का व्यवहार या भावनाएं उनके नियंत्रण में नहीं थीं। पछतावा करना व्यर्थ है, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता। महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और परिणाम को इक्वानिमिटी से स्वीकार करें। यह जानना महत्वपूर्ण है कि स्टोइकवाद निष्क्रियता या इस्तीफे का समर्थन नहीं करता। स्टोइक्स एक्टिव लोग थे, शिक्षक, राजनेता, जनरल और सम्राट। वे आंतरिक लक्ष्यों को नियंत्रित करते थे और बाहरी परिणामों को प्रभावित करने का प्रयास करते थे, लेकिन इस जागरूकता के साथ कि अंतिम परिणाम उनके हाथ में नहीं है। जैसा कि सेरेनिटी प्रेयर कहती है, यह एक परिपक्व और विवेकी व्यक्ति की पहचान है, इस अंतर को समझना। लेखक पैकोनियस एग्रिपेनस के ऐतिहासिक उदाहरण का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने सम्राट नीरो द्वारा अपने पिता की मृत्यु और खुद के निर्वासन की खबर को शांत भाव से स्वीकार किया। ये उनकी स्टोइक इक्वानिमिटी का एक शानदार उदाहरण है। इसी तरह पुब्लियस क्लोडियस थ्रासिया पेटस ने गरिमा के साथ आत्महत्या करने का ऑप्शन चुना जब उन्हें ऐसा करने का आदेश दिया गया। ये कहानियां दर्शाती हैं कि कैसे स्टोइक्स इस सिद्धांत को अपने जीवन में आंतरिक रूप से लागू करते थे। यह सिद्धांत हमें वस्तुओं और लोगों के प्रति अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट की स्टोइक कॉन्सेप्ट की ओर ले जाता है। एपिक्टेटस ने कहा, जब आप अपने बच्चे या भाई या दोस्त को चूमते हैं तो आपको खुद को याद दिलाना चाहिए कि आप एक नश्वर को चूम रहे हैं और जो कुछ भी आप प्यार करते हैं वो आपका अपना नहीं है। यह आपको समय भर के लिए दिया गया है, हमेशा के लिए नहीं। लेखक स्वीकार करते हैं कि यह कथन पहली बार में अमानवीय लग सकता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। यह हमें अपने प्रियजनों के महत्व को और अधिक समझने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे नश्वर हैं। उनके साथ हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए, उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे कभी भी हमसे दूर हो सकते हैं। हाल ही में तुर्की में हुए कूप के दौरान लेखक के अपने अनुभव ने इस सिद्धांत को पुष्टि की। अप्रत्याशित घटना के बावजूद उन्होंने और उनके साथियों ने शांत व्यवहार रखा। वे बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने देखा कि कैसे लोग आसानी से अपनी भावनाओं, विशेषकर डर और क्रोध से प्रभावित हो सकते हैं, जो स्टोइक विचार को पुष्टि करता है कि ऐसी भावनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
संक्षेप में, नियंत्रण का द्वंद्व स्टोइसिज्म का एक मूल पत्थर है। यह हमें सिखाता है कि हमारी ऊर्जा और चिंता को उन चीज़ों पर केंद्रित करें जिन पर हमारा नियंत्रण है, और बाकी को इक्वानिमिटी से स्वीकार करें। यह हमें अनावश्यक चिंता और हताशा से बचाता है, जिससे हम एक शांत और समझदार जीवन जी सकते हैं। क्या आप अपने जीवन की उन चीज़ों की पहचान कर सकते हैं और उन पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं? और क्या आप उन चीज़ों को स्वीकार करने की शांति पा सकते हैं जो आपके नियंत्रण से बाहर हैं? इस समझ के साथ ही हम अपने स्टोइक जीवन की अगली आधारशिला की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति के अनुसार जीना। चौथा अध्याय, प्रकृति के अनुसार जीना, मानव स्वभाव की खोज। नियंत्रण के द्वंद्व को समझने के बाद अब हम स्टोइक दर्शन के एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, प्रकृति के अनुसार जीना। एपिक्टेटस की शिक्षाओं में यह वाक्यांश बार बार आता है, लेकिन इसका वास्तव में क्या मतलब है? क्या स्टोइसिज्म केवल एक पेड़ प्रेमी या सरलवादी दर्शन है? लेखक एपिक्टेटस के साथ अपनी बातचीत को साझा करते हुए इस वाक्यांश की गहराई में जाते हैं। एपिक्टेटस ने स्पष्ट किया कि प्रकृति के अनुसार जीना का मतलब मानव प्रकृति के अनुसार जीना है, न कि केवल बाहरी प्राकृतिक दुनिया के अनुसार। मानव प्रकृति की स्टोइक समझ यह है कि मनुष्य रैशनल और सोशल प्राणी हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम हमेशा तर्कसंगत व्यवहार करते हैं, बल्कि यह है कि हम तर्क करने में सक्षम हैं और एक समुदाय पॉलिस में पनपते हैं। यह विचार एरिस्टोटल से उत्पन्न हुआ, जिन्होंने कहा कि मनुष्य तर्कसंगत और राजनैतिक प्राणी हैं। स्टोइक्स ने इस विचार को आगे बढ़ाया, यह तर्क देते हुए कि मानव जीवन का उद्देश्य तर्क का उपयोग करके एक बेहतर समाज का निर्माण करना है। लेखक आज मानव प्रकृति के विचार के बारे में मौजूद आधुनिक संदेहों को स्वीकार करते हैं, जो डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत और सांस्कृतिक विविधता से उत्पन्न हुए हैं। आलोचक तर्क देते हैं कि मानव स्वभाव जैसी कोई आवश्यक चीज नहीं है, क्योंकि प्रजातियां एक निरंतरता पर मौजूद हैं और संस्कृतियां अत्यधिक परिवर्तनशील हैं। हालांकि पिग्लिउची इन संदेहों को चुनौती देते हैं। वे तर्क देते हैं कि डार्विन का सिद्धांत मानव स्वभाव को पूरी तरह से नकारता नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि मानव और अन्य प्रजातियों के बीच अंतर क्वांटिटेटिव हैं, क्वालिटेटिव नहीं। हमारे बड़े मस्तिष्क, जटिल भाषा और सामाजिक सहयोग की उन्नत क्षमताएं हमें अन्य प्राइमेट से महत्वपूर्ण रूप से अलग करती हैं। लेखक ह्यूमन यूनिवर्सल्स की एक सूची भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे कैलेंडर्स, कॉस्मोलॉजी, अंतिम संस्कार की रस्में, उपकरण बनाना, जो दुनिया भर की संस्कृतियों में मौजूद हैं। यह दर्शाता है कि मानव व्यवहारिक लचीलापन सीमित है। ये सभी गुण हमारी असाधारण सामाजिकता और तर्क शक्ति पर जोर देते हैं, जो स्टोइक्स ने मानव विशिष्टता का आधार माना था। एपिक्टेटस ने यह भी समझाया कि भेड़ या जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करने का क्या मतलब है। यह हमारी भावनाओं या यादृच्छिक आवेगों को हमारी तर्क संकाय को नष्ट करने की अनुमति देना है। यह मानव प्रकृति के विरुद्ध है। जब हम पेट या जुनून के अनुसार काम करते हैं, तो हम अपनी तर्क शक्ति को नष्ट कर देते हैं और भेड़ या जंगली जानवर बन जाते हैं। यहाँ इज ऑट गैप की अवधारणा पर चर्चा की जाती है, जिसे स्कॉटिश दार्शनिक डेविड ह्यूम ने उजागर किया था। यह सवाल कि हम क्या हैं, तथ्य से क्या होना चाहिए, नैतिकता पर कैसे पहुंचते हैं। लेखक इस अंतर को पाटने के लिए एक प्राकृतिकवादी दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। यह तर्क देते हैं कि नैतिकता मानव स्वभाव और ब्रह्मांड के कामकाज को समझने से उत्पन्न होती है। स्टोइसिज्म नैतिक हरोकार के एक डेवलपमेंटल थ्योरी को अपनाता है। हम जीवन की शुरुआत केवल सहज प्रवृत्तियों के साथ करते हैं, आत्मचिंतन और परिवार के प्रति चिंता, लेकिन जैसे ही हम एज ऑफ रीजन लगभग 6 से 8 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, हमारे सहज ज्ञान को आत्मचिंतन और अनुभविक प्रक्रियाएं और तर्कात्मक प्रक्रियाओं के संयोग से बढ़ाया और सुधारा जाता है। स्टोइक्स का मानना था कि मनुष्य मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक रूप से परिपक्व होने के साथ साथ हमारी सहज प्रवृत्तियों से दूर होकर तर्क के उपयोग की ओर बढ़ना चाहिए। एपिक्टेटस ने स्पष्ट किया कि तर्कसंगत प्राणी की प्रकृति यह है कि वह अपने लिए कोई भलाई तब तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक वह समुदाय के लिए कुछ सेवा न करे। यह मानव स्वभाव का एक मूलभूत पहलू है कि हम सोशल प्राणी हैं और हम दूसरों की मदद के बिना वास्तव में रह नहीं सकते। जब हम समाज के भले के लिए काम करते हैं, तो हम वास्तव में स्वयं को भी लाभ पहुंचाते हैं। हायर कॉकलीज का सर्कल्स ऑफ कंसर्न का विचार इस अवधारणा को और स्पष्ट करता है।
यह हमें अपनी चिंता को स्वयं सबसे आंतरिक चक्र से अपने इमीडिएट परिवार, फिर समुदाय, ट्राइब और अंत में पूरी मानव जाति तक बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। लेखक बताते हैं कि हायरकॉकलिस का विचार है कि हमें बाहरी घेरे को आंतरिक घेरे के समान समझना चाहिए। हायरकॉकलिस ने अजनबियों को भाई या बहन कहकर संबोधित करने का व्यावहारिक सुझाव दिया ताकि इस अवधारणा को आंतरिक किया जा सके, जैसा कि कई आधुनिक संस्कृतियों में भी देखा जाता है। यह दृष्टिकोण स्टोइक्स और सिनिक्स द्वारा गढ़े गए शब्द कॉस्मोपॉलिटनिज्म यानी विश्व का नागरिक को जन्म देता है। सोक्रेटिस ने भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया था जब उन्होंने कहा था, कभी यह मत कहना कि तुम्हारा देश एथेंस है या कोरिंथ है, बल्कि मैं ब्रह्मांड का नागरिक हूँ। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि प्रकृति के अनुसार जीने का मतलब तर्क और सामाजिकता के अनुसार जीना है, न कि आंख बंद करके सहज प्रवृत्तियों का पालन करना। यह हमें एक सार्थक और नैतिक जीवन जीने के लिए एक मजबूत नींव प्रदान करता है, जहां हम अपनी तर्क शक्ति का उपयोग कर सकते हैं ताकि एक बेहतर दुनिया बना सकें और उसमें एक विहौनी जीवन जी सकें। इस गहरी समझ के साथ आइए हम जीवन के भौतिक पहलुओं और उनके साथ हमारे संबंधों की स्टोइक व्याख्या को समझें। 5वां अध्याय, सोक्रेटिस के साथ गेंद खेलना। पिछले अध्यायों में हमने स्टोइसिज्म के मूलभूत सिद्धांत, नियंत्रण का द्वंद्व और प्रकृति के अनुसार जीना को समझा। अब सवाल ये उठता है कि यदि सद्गुण ही एकमात्र सच्ची भलाई है, तो जीवन की भौतिक चीजें जैसे स्वास्थ्य या धन स्टोइक दर्शन में कहाँ फिट होती हैं? क्या स्टोइक लोग सभी सांसारिक सुखों को त्याग देते हैं? लेखक प्रेफर्ड इंडिफरेंस और डिसप्रेफर्ड इंडिफरेंस की स्टोइक अवधारणा को स्पष्ट करते हैं। एपिक्टेटस इस विचार को सोक्रेटिस के गेंद खेलने वाले सादृश्य से समझाते हैं। जीवन की बाहरी घटनाएं जैसे जीवन, कारावास, निर्वासन, जहर लेना या पत्नी से वंचित होना गेंद की तरह हैं। एपिक्टेटस का कहना है कि सोक्रेटिस इन चीजों को उदासीन मानते थे। इसका ये मतलब नहीं था कि सोक्रेटिस को इनकी परवाह नहीं थी, बल्कि ये कि गेंद का प्रकार या रंग मायने नहीं रखता था, बल्कि ये महत्वपूर्ण था कि वो गेंद के साथ कैसी खेलते थे, यानी उनके चरित्र और नैतिक अखंडता का प्रदर्शन ही मायने रखता था। ये महत्वपूर्ण है कि उदासीन का अर्थ ये नहीं है कि ये चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखती, बल्कि उनका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। स्वास्थ्य, धन, शिक्षा या अच्छी सूरत जैसी चीजें अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं हैं। उनका मूल्य इस बात से आता है कि हम उनका उपयोग अपने सद्गुणों के अभ्यास में कैसे करते हैं। स्टोइक्स इन चीजों को पसंदीदा मानते थे, जिसका अर्थ है कि उन्हें प्राप्त करना बेहतर है। उदाहरण के लिए, स्वस्थ होना अस्वस्थ होने से बेहतर है और शिक्षित होना अनपढ़ होने से बेहतर है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन उदासीन चीजों को कभी भी सद्गुण के बदले में व्यापार नहीं किया जा सकता। नैतिक अखंडता सर्वोपरि है। सिसेरो के आर्चर के सादृश्य को फिर से दोहराया गया है। तीरंदाज लक्ष्य पर निशाना लगाने के लिए अपनी पूरी एकाग्रता और कौशल का उपयोग करता है। वह अपने प्रशिक्षण, धनुष के चयन और तीर छोड़ने के क्षण को नियंत्रित करता है, लेकिन तीर का लक्ष्य से लगना पूरी तरह से उसके नियंत्रण में नहीं होता, क्योंकि हवा का झोंका या कोई अप्रत्याशित बाधा उसे बदल सकती है। इसलिए स्टोइक तीरंदाज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है, लेकिन परिणाम को इक्वानिमिटी से स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। इससे उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसने अपने नियंत्रण में सब कुछ किया है। लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभवों का उपयोग करके इस सिद्धांत को और स्पष्ट करते हैं। वे अपने शारीरिक वजन के संघर्ष के बारे में बताते हैं। वे अपनी आनुवांशिकता या प्रारंभिक अनुभवों को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वस्थ भोजन और व्यायाम के माध्यम से अपने शरीर का ध्यान रखने का प्रयास किया। वे स्वीकार करते हैं कि उनके शरीर का प्रकार या स्वास्थ्य का स्तर पूरी तरह से उनके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और इसी में उनकी संतुष्टि निहित है। इसी तरह लेखक अपने बैंकिंग विकल्पों और भोजन की आदतों, वेजिटेरियनिज्म, स्थानीय भोजन बनाम महंगे रेस्टोरेंट में फाइन डाइनिंग के बारे में भी बताते हैं। वे कहते हैं कि ये विकल्प प्रेफर्ड इंडिफरेंस हैं और उन्हें इस तरह से चुना जाना चाहिए कि वे उनके नैतिक सिद्धांतों से समझौता न करें। उदाहरण के लिए, एक बैंक का चयन करना जो नैतिक प्रथाओं का पालन करता है, भले ही वो उतना सुविधाजनक ना हो, या महंगे रेस्टोरेंट से परहेज करना जो कुलिनरी एक्सपीरियंसेस तो प्रदान करते हैं लेकिन उनके नैतिक विचारों के खिलाफ जाते हैं।
स्टोइसिज्म की ये स्थिति एरिस्टोटल और सिनिसिज्म के बीच एक मध्य मार्ग है। एरिस्टोटल मानते थे कि यूडाइमोनिया के लिए सद्गुण के साथ बाहरी अच्छी किस्मत भी जरूरी है, जिससे यह केवल कुछ भाग्यशाली लोगों के लिए ही संभव हो पाता है। जबकि सिनिक्स सभी बाहरी चीजों को त्याग कर अत्यंत तपस्वी जीवन जीते थे। स्टोइसिज्म सभी के लिए यूडाइमोनिया को सुलभ बनाता है, चाहे उनकी सामाजिक स्थिति या धन कुछ भी हो, क्योंकि यह सद्गुण पर केंद्रित है। लेखक लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस की आर्थिक अवधारणा का परिचय देते हैं, जो इस स्टोइक पदानुक्रम को समझने में मदद करती है। इसका अर्थ है कि कुछ वस्तुएं जैसे सद्गुण अन्य वस्तुओं जैसे धन पर पूर्ण वरीयता रखती हैं, इस प्रकार कि किसी भी मात्रा में बाद वाली वस्तु पहले वाली के लिए व्यापार नहीं की जा सकती। इसका एक सहज उदाहरण ये है कि आप अपनी बेटी को एक लैम्बोर्गिनी के बदले में कभी नहीं बेचेंगे, चाहे आपको लैम्बोर्गिनी कितनी भी पसंद क्यों ना हो। आपकी बेटी का मूल्य लैम्बोर्गिनी के मूल्य से ऊपर एक अलग श्रेणी में आता है। स्टोइक्स के लिए सद्गुण इसी उच्च श्रेणी में आता है। स्टोइक्स की इस समझ के परिणाम स्वरूप वे मानते थे कि एक गुणी जीवन हर किसी के लिए संभव है, क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आंतरिक चरित्र और विकल्पों पर निर्भर करता है। यह हमें हेडोनिक ट्रेडमिल से भी बचाता है, जहां लोग लगातार खुशी की तलाश में भौतिक वस्तुओं का पीछा करते रहते हैं, लेकिन कभी वास्तविक संतुष्टि नहीं पाते। आप अपने जीवन में उन पसंदीदा उदासीन चीजों की पहचान कैसे कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप उन्हें प्राप्त करने के प्रयास में कभी भी अपने नैतिक सिद्धांतों से समझौता ना करें। इस व्यवहारिक समझ के साथ आइए अब हम स्टोइक विश्व दृष्टिकोण के एक और महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ें, ब्रह्मांड की प्रकृति और उसमें ईश्वर या परमाणुओं की भूमिका। छठा अध्याय, ब्रह्मांड की व्यवस्था, ईश्वर या परमाणु। पिछले अध्यायों में हमने स्टोइसिज्म की व्यवहारिकता और उसके प्रमुख नैतिक सिद्धांतों, नियंत्रण का द्वंद्व और पसंदीदा उदासीन चीजों के विचार को समझा। अब हम इस दर्शन के व्यापक दार्शनिक ढांचे की ओर बढ़ते हैं, विशेषकर तत्व मीमांसा और ईश्वर शास्त्र पर। लेकिन सवाल ये उठता है कि स्टोइक्स ब्रह्मांड की प्रकृति और एक उच्च शक्ति के बारे में क्या मानते थे, और यह आज की मॉडर्न वैज्ञानिक समझ के साथ कैसे मेल खाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो धार्मिक नहीं हैं। लेखक एपिक्टेटस के साथ अपनी प्रमुख असहमति को स्वीकार करते हैं ईश्वर की अवधारणा पर, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि स्टोइसिज्म विभिन्न मेटाफिजिकल विचारों वाले लोगों के लिए जगह बनाता है। एपिक्टेटस अपने समय के अन्य स्टोइक दार्शनिकों की तरह आर्ग्यूमेंट फ्रॉम डिजाइन में विश्वास करते थे। यह तर्क है कि ब्रह्मांड की जटिलता, जैसे कि एक तलवार और उसका उत्तम फिट या पुरुष और स्त्री के बीच का डिजाइन, एक निर्माता या शिल्पकार की उपस्थिति को दर्शाता है। यह विचार कि ब्रह्मांड बेतरतीब ढंग से नहीं बना है, बल्कि इसका एक सचेत कारण है। लेखक विलियम पेली की प्रसिद्ध वॉचमेकर एनालॉजी का परिचय देते हैं, जो इसी तरह का तर्क है। पेली ने कहा था कि यदि आपको कोई घड़ी मिले तो आप ये नहीं मानेंगे कि यह बेतरतीब ढंग से बनी है, आप मानेंगे कि इसे एक बुद्धिमान निर्माता ने बनाया है। ब्रह्मांड की जटिलता भी इसी तरह एक बुद्धिमान निर्माता को इंगित करती है। हालांकि पिग्लिउची डेविड ह्यूम और चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किए गए शक्तिशाली खंडन प्रस्तुत करते हैं। ह्यूम ने तर्क दिया कि मनुष्य द्वारा बनाई गई वस्तुओं से ब्रह्मांड के निर्माता का अनुमान लगाना एक दोषपूर्ण सादृश्य है। हम ये नहीं जानते कि ब्रह्मांड कैसे बना है, और इसलिए हम इसकी उत्पत्ति के बारे में मानव अनुभव से तर्क नहीं कर सकते। ह्यूम ने व्यंग्यात्मक रूप से यह भी कहा कि यदि ब्रह्मांड का एक डिजाइनर था तो यह मानव डिजाइनरों की तरह त्रुटिपूर्ण, नश्वर और बहुसंख्यक हो सकता है, जो एक सामान्य एकेश्वरवादी ईश्वर की अवधारणा के विरुद्ध है। चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत ने यह समझाया कि कैसे जैविक डिजाइन एक बुद्धिमान डिजाइनर के हस्तक्षेप के बिना प्रकट हो सकता है। यह प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग को भी संबोधित करता है, कैसे एक सर्वज्ञ, सर्वतमान और सर्वकल्याणकारी ईश्वर एक ऐसा ब्रह्मांड का डिजाइन कर सकता है जिसमें इतनी पीड़ा और क्रूरता मौजूद है, जैसे इचनेमोनिडाई का अपने मेजबान के जीवित शरीर में भोजन करना। लेखक बताते हैं कि अधिकतर स्टोइक्स एक मॉडर्न एकेश्वरीय ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे। उनका पसंदीदा शब्द लोगोस था, जिसे या तो ईश्वर का वचन, ब्रह्मांड के ताने बाने में अंतर्निहित एक प्रोविडेंस, या बस प्रकृति की तर्कसंगतता के रूप में व्याख्या की जा सकती है। यह विचार पैंथीइज्म या पैंथेंथिइज्म जैसा है, जहां ईश्वर ब्रह्मांड के साथ एक है या ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह बरुख स्पिनोजा के विचारों और एल्बर्ट आइंस्टाइन के आइंस्टाइन्स गॉड की अवधारणा के समान है, जो चमत्कारों में विश्वास नहीं करता या प्राकृतिक नियमों में हस्तक्षेप नहीं करता।
एपिक्टेटस के लिए लोगोस सार्वभौमिक व्यवस्था का स्रोत था, व्यक्तिगत हस्तक्षेप का नहीं। वे अपने छात्र को लंगड़े पैर के बारे में शिकायत करने पर कहते हैं, गुलाम, क्या तुम पूरे ब्रह्मांड पर एक लंगड़े पैर के लिए आरोप लगाना चाहते हो? इसका मतलब है कि व्यक्तिगत दुर्भाग्य ब्रह्मांड के ओवरऑल तर्कसंगत क्रम का हिस्सा हैं। मार्कस ऑरेलियस का दृष्टिकोण और भी लचीला था। उन्होंने अक्सर मेडिटेशंस में लिखा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रह्मांड प्रोविडेंस द्वारा शासित है या यादृच्छिक अराजकता द्वारा, एपिक्यूरियंस का विचार, जब तक कोई व्यक्ति गुणी जीवन जीता है। लेखक अपनी व्यक्तिगत यात्रा को साझा करते हैं, जहां वे एक उग्र एथियस्ट से विभिन्न मेटाफिजिकल विचारों को स्वीकार करने लगे। वे बताते हैं कि कैसे क्रिएशनिस्ट्स के साथ उनकी बहसों ने उन्हें यह एहसास कराया कि वास्तविक व्यवहार और नैतिकता अमूर्त बिलीफ से अधिक मायने रखती हैं। स्टोइसिज्म का ये बड़ा तंबू वाला दृष्टिकोण विभिन्न आध्यात्मिक या गैर धार्मिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को स्वीकार करता है, जब तक वे नैतिक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेखक सिसेरो के कथन का हवाला देते हैं कि देवताओं की प्रकृति का प्रश्न सबसे अंधकारमय और सबसे कठिन है। यह दर्शाता है कि स्टोइक्स ने मेटाफिजिकल प्रश्नों की अनिश्चितता को स्वीकार किया और व्यवहारिक नैतिकता पर ध्यान केंद्रित किया। यह अध्याय स्टोइसिज्म की समावेशकता और अनुकूलनशीलता को रेखांकित करता है। यह दर्शाता है कि कैसे यह विभिन्न आध्यात्मिक या गैर धार्मिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को स्वीकार करता है, जब तक वे नैतिक जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सार यह है कि ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में हमारी बिलीफ्स कितनी भी अलग क्यों ना हो, एक अच्छा जीवन जीना ही सबसे महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में आपकी अपनी क्या बिलीफ्स हैं और यह आपके नैतिक दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या आप विभिन्न मेटाफिजिकल बिलीफ्स के बावजूद दूसरों के साथ नैतिक सामान्य आधार खोजने में सक्षम हैं? इस व्यापक समझ के साथ आइए हम स्टोइसिज्म की क्रिया के अनुशासन की ओर बढ़ें और जानें कि दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। 7वां अध्याय, चरित्र ही सब कुछ है। हमने पिछले अध्यायों में स्टोइसिज्म की कॉस्मोलॉजिकल नींव और ईश्वर या लॉगोस की अवधारणा पर उसके लचीलेपन को देखा। अब सवाल ये उठता है कि अगर स्टोइक जीवन जीना है तो दुनिया में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और चरित्र जो हमारे कार्यों को परिभाषित करता है क्यों इतना केंद्रीय है। लेखक हमें हेल्वेडियस प्रिस्कस नामक एक रोमन राजनेता और स्टोइक दार्शनिक की कहानी से परिचित कराते हैं। प्रिस्कस सम्राट वेस्पेसियन के शासनकाल में भी अपनी नैतिक अखंडता बनाए रखने के लिए प्रसिद्ध थे। वेस्पेसियन ने उन्हें सीनेट में न आने का आदेश दिया, लेकिन प्रिस्कस ने दृढ़ता से कहा कि जब तक वो एक सेनेटर हैं उन्हें आना ही चाहिए। यहाँ तक कि मृत्यु की धमकी के बावजूद भी उन्होंने सत्य बोलने से इनकार नहीं किया। एपिक्टेटस प्रिस्कस के कार्यों को बाकियों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखते हैं, जो ये दर्शाता है कि एक व्यक्ति भी अपने चरित्र के माध्यम से कितना प्रभाव डाल सकता है। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए लेखक एक आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मलाला यूसुफजई। मलाला ने तालिबान के कठोर शासन के बावजूद लड़कियों की शिक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डाली और अंततः नोबेल प्राइज जीता। उनकी कहानी भी प्रिस्कस की तरह ही मानवीय साहस और चरित्र की एक शक्तिशाली मिसाल है, जो दर्शाती है कि मानव स्वभाव सदियों से नहीं बदला है। लेखक आज की दुनिया में चरित्र और सद्गुण जैसे शब्दों के राजनैतिक ध्रुवीकरण पर खेद व्यक्त करते हैं। वे तर्क देते हैं कि हमें इन अवधारणाओं को उनकी प्राचीन ग्रीको रोमन जड़ों से फिर से प्राप्त करना चाहिए, जो उन्हें राजनैतिक लेबल से ऊपर रखती हैं। स्टोइक्स ने सद्गुणों की अपनी समझ सोक्रेटिस से प्राप्त की, जिन्होंने माना कि ज्ञान ही एकमात्र सच्ची भलाई है, क्योंकि ये सभी परिस्थितियों में मूल्यवान है। स्टोइक्स ने 4 प्रमुख सद्गुणों को अपनाया: प्रैक्टिकल विजडम, करेज, टेम्परेंस और जस्टिस। इन सद्गुणों को परस्पर जुड़ा हुआ माना जाता है। स्टोइक अर्थों में कोई भी एक ही समय में कायर और असंयमी नहीं हो सकता। सद्गुणों को एक ऑल और नथिंग पैकेज के रूप में देखा जाता है। लेखक कैथरीन डाल्सगार्ड, क्रिस्टोफर पीटरसन और मार्टिन सेलिगमन के शोध का हवाला देते हैं, जिसमें दिखाया गया है कि बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी, कन्फ्यूशनिज्म, हिंदुइज्म, जूडाइज्म, टाओइज्म और अथेनियन दर्शन सहित विभिन्न संस्कृतियों में सद्गुणों के 6 मूल सेट पर एक आश्चर्यजनक अभिसरण है। इन 6 में से 4 स्टोइक सद्गुणों करेज, जस्टिस, टेम्परेंस और विजडम के समान हैं, जो उनके सार्वभौमिक महत्व को रेखांकित करता है। एपिक्टेटस ने चरित्र को हमारी मूल पहचान के रूप में देखा, चाहे हमारी सामाजिक भूमि कुछ भी हो। वे कहते हैं, सेनेटर का पहनावा उतार दो, फिर भी एक कुलीन आवाज दिखाओ।
इसका मतलब है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसके आंतरिक स्वरूप में निहित है, न कि उसकी बाहरी पहचान या उपाधियों में। डायोजनीज द सिनिक की एक कहानी भी इस बात को पुष्टि करती है, जिसमें वे कहते हैं कि किसी व्यक्ति का चरित्र उसकी सबसे अच्छी पहचान है और एक कुशल व्यक्ति इसे पहचान लेगा। लेखक आधुनिक राजनीति में चरित्र के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों और रोम के मेयर चुनावों के उदाहरण देते हैं। वे तर्क देते हैं कि राजनेताओं में चरित्र की कमी अक्सर उनके निर्णयों और नेतृत्व की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। एपिक्टेटस का सी फेरिंग मेटाफर भी यही बताता है, यानी यदि कप्तान थोड़ा भी असावधान हो जाए तो जहाज डूब सकता है। ये हमारे व्यक्तिगत जीवन या देश को चलाने में अखंडता और सतर्कता के महत्व को दर्शाता है। हमें अपनी अखंडता के मूल्य को समझना चाहिए और उसे कभी भी सस्ती चीजों के लिए नहीं बेचना चाहिए, चाहे वो सुविधा हो, डर हो या दूसरों को खुश करने की इच्छा हो। ये अध्याय स्पष्ट करता है कि चरित्र स्टोइक जीवन का आधार है। ये केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में नहीं है कि हम क्या करते हैं, बल्कि इस बात पर भी कि हम उसे कैसे करते हैं। ये हमें अपनी अखंडता को बनाए रखने और जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हों। आपके अपने जीवन में आप अपने चरित्र को बेहतर बनाने और इन 4 स्टोइक सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए, ताकि आप हर परिस्थिति में अपनी इच्छा का मूल्य न बेचें, कैसे कदम उठा सकते हैं। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम ये समझने का प्रयास करें कि जब लोग गलत काम करते हैं तो स्टोइक दृष्टिकोण से इसका क्या अर्थ है। 8वां अध्याय, एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द। हमने देखा कि स्टोइक जीवन में चरित्र और सद्गुणों का कितना महत्व है और कैसे नैतिक अखंडता को हर कीमत पर बनाए रखना चाहिए। लेकिन जब लोग गलत काम करते हैं तो स्टोइक दृष्टिकोण से क्या वे जानबूझकर बुरे होते हैं या इसका कोई और गहरा कारण है? ये सवाल हमें स्टोइक मनोविज्ञान की गहराई में ले जाता है। लेखक यूरिपिडीज की क्लासिक त्रासदी मीडिया की कहानी से शुरुआत करते हैं। मीडिया अपने पति जेसन से बदला लेने के लिए अपने ही बच्चों को मार देती है। वो जानती है कि वो जो कर रही है वो गलत है। मुझे पता है कि मैं क्या बुराई करने वाली हूं, लेकिन पैशन मेरी सलाह पर हावी हो जाता है। फिर भी वो ऐसा करती है। एपिक्टेटस इस उदाहरण का उपयोग ये समझाने के लिए करते हैं कि मीडिया जानबूझकर बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि वो अज्ञानता से पीड़ित थी। एपिक्टेटस के अनुसार मीडिया को ये भ्रम था कि उसके पैशन को पूरा करना उसके लिए वास्तव में लाभदायक है। एपिक्टेटस का मुख्य बिंदु यह है कि नो सोल इज रॉब्ड ऑफ द ट्रूथ विथ इट्स ओन कंसेंट। लोग जानबूझकर गलत काम नहीं करते, बल्कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अपने हित में काम कर रहे हैं, या उन्हें लगता है कि वे जो कर रहे हैं वो सही है। वो अमाथिया से पीड़ित होते हैं, एक प्रकार की अज्ञानता या ज्ञान की कमी जो ये समझने में विफल रहती है कि अपने लिए वास्तव में क्या अच्छा है। प्लेटो ने भी कहा था, ज्ञान ही मनुष्य के लिए भलाई है, अज्ञानता ही एकमात्र बुराई है। लेखक हैना आरेंट के विवादित विचार बनालिटी ऑफ ईविल यानी बुराई की सामान्यता को अडोल्फ आइकमन के परीक्षण के संदर्भ में लाते हैं। आरेंट ने तर्क दिया कि आइकमन जैसा व्यक्ति जानबूझकर शैतानिक बुराई नहीं कर रहा था, बल्कि वो थॉट की कमी से ग्रस्त था। वो अपने काम की दक्षता पर गर्व करता था, बिना ये सोचे कि उसके कार्यों के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हो रही है। आरेंट के लिए ये डूमहेट थी, यानी इरैशनैलिटी, सेंसलेसनेस, एक ऐसी मूर्खता जो उसकी बुद्धिमत्ता की कमी नहीं थी, बल्कि बुद्धिमत्ता की विफलता थी। पिगलीथी कहते हैं कि बुराई अपने आप में एक स्पिरिचुअल एंटिटी नहीं है, बल्कि ये केवल बैड बिहेवियर का एक लेबल है। शरवुड बेलांजिया का काम एमेथिया को और स्पष्ट करता है, इसे ज्ञान की कमी से अलग करता है। ये डिसनॉलेज है कि मानव से कैसे व्यवहार किया जाए, एक स्पिरिचुअल सिकनेस जिसे केवल तर्क से ठीक नहीं किया जा सकता, खासकर यदि किसी व्यक्ति के विकास में शुरुआती दौर में कुछ गलत हो गया हो। एपिक्टेटस हमें सिखाते हैं कि गलत काम करने वालों पर क्रोधित होने या नाराज होने के बजाय हमें उन पर दया करनी चाहिए। वे कहते हैं, जैसा हम अंधे और लंगड़े पर दया करते हैं, वैसे ही हमें उन पर दया करनी चाहिए जो अपनी सबसे महत्वपूर्ण फैकल्टीज में अंधे और लंगड़े हैं। ये एक गहरा विचार है। जो व्यक्ति गलत करता है वो वास्तव में खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि वो अपनी तर्क शक्ति और सद्गुणों को नष्ट कर रहा है। लेखक लियोन फेस्टिंगर के कॉग्निटिव डिसोनेंस के आधुनिक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को भी जोड़ते हैं।
ये बताता है कि लोग अपनी गलतियों को कैसे तर्कसंगत बनाते हैं ताकि अपनी असुविधा को कम कर सकें और विश्वास करें कि उनके निर्णय सही थे, भले ही वे दूसरों को एब्सर्ड लगें। ये दिखाता है कि कैसे चालाक लोग भी अपनी संज्ञानात्मक विसंगति को तर्कसंगत बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन क्या ये दृष्टिकोण खतरनाक व्यवहार को बहाना देता है या निष्क्रियता को बढ़ावा देता है? एपिक्टेटस इस आपत्ति का जवाब देते हैं। ये आदमी एक सज्जन और सामाजिक प्राणी है और गलत काम करने से उसे खुद को बहुत नुकसान होता है। उनका कहना है कि जो गलत करता है वो सबसे पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। स्टोइक दृष्टिकोण हमें करुणा दिखाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें गलत काम को स्वीकार करना चाहिए। इसके विपरीत ये हमें अपनी स्वयं की विजडम विकसित करने और दूसरों को समझने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। ये अध्याय हमें सिखाता है कि जब कोई व्यक्ति आपको ठेस पहुंचाता है तो क्या आप उसकी कार्रवाइयों को एमेथिया या अज्ञानता के रूप में देखने का प्रयास कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस पर तुरंत क्रोधित या नाराज हों। ये हमें क्रोध और प्रतिशोध के बजाय समझ और संभावित करुणा की ओर बढ़ने में मदद करता है। ये स्टोइक दृष्टिकोण आपके रिश्तों को कैसे बदल सकता है? इस गहरी समझ के साथ आइए अब हम उन लोगों की ओर देखें जिन्होंने स्टोइक सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारा और हमारे लिए रोल मॉडल्स बने। 9वां अध्याय, जीवन के पथ प्रदर्शक, रोल मॉडल्स की भूमिका। हमने अभी समझा कि स्टोइकवाद कैसे गलत कामों को अज्ञानता का परिणाम मानता है और ये हमें दूसरों के प्रति अधिक समझ और करुणा विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने स्वयं के चरित्र को कैसे विकसित कर सकते हैं और एक गुणी व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, खासकर जब हमें जीवन के जटिल विकल्पों का सामना करना पड़ता है। स्टोइक्स ने इस प्रक्रिया में रोल मॉडल्स के महत्व पर बहुत जोर दिया। लेखक जेम्स स्टॉकडेल की प्रेरक कहानी से शुरुआत करते हैं, जिन्हें वे एक आधुनिक स्टोइक रोल मॉडल मानते हैं। स्टॉकडेल एक अमेरिकी वाइस एडमिरल थे जिन्हें वियतनाम युद्ध के दौरान हनोई हिल्टन में 7.5 साल तक युद्धबंदी के रूप में रखा गया था। उन्हें अकल्पनीय यातना और अलगाव का सामना करना पड़ा। हालांकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में उनके दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर फिल राइनलैंडर ने उन्हें एपिक्टेटस का हैंडबुक और डिस्कोर्सेस दिए थे और स्टॉकडेल ने स्टोइक सिद्धांतों को आंतरिक करके इस भयावह अनुभव से बचने की नैतिक शक्ति पाई। स्टॉकडेल एपिक्टेटस के नियंत्रण के द्वंद्व को पूरी तरह से समझ लिया था। वे जानते थे कि वे अपनी बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, जैसे कि उनकी कैद, यातना या अलगाव, लेकिन वे अपने आंतरिक विचारों, अपने इरादों और अपनी अखंडता को नियंत्रित कर सकते थे। उन्होंने प्रसिद्ध स्टॉकडेल पैराडॉक्स को व्यक्त किया। बांध लें, आपको कभी भी ये विश्वास नहीं खोना चाहिए कि आप अंत में विजयी होंगे, लेकिन आपको सबसे क्रूर तथ्यों का सामना करने का दृष्टिकोण भी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि आशावादी रहते हुए भी हमें यथार्थवादी होना चाहिए और अपनी वर्तमान कठोर वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार करना चाहिए। स्टॉकडेल ने अपने साथी कैदियों को एक आचार संहिता विकसित करने में मदद की और यहाँ तक कि प्रचार के लिए उपयोग होने से बचने के लिए खुद को भी चोट पहुंचाई। उनका अनुभव एपिक्टेटस के शांतचित्तता, निडरता और स्वतंत्रता के शिक्षण का एक जीवित प्रमाण था। अध्याय इस बात पर भी विचार करता है कि क्या सद्गुण सिखाया जा सकता है। सोक्रेटिस ने प्लेटो के मीनो संवाद में यह सवाल उठाया था, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि सद्गुण सैद्धांतिक रूप से सिखाया जा सकता है, लेकिन व्यवहार में कोई शिक्षक नहीं है जिससे ये जन्मजात लगता है। हालांकि एरिस्टोटल ने एक अधिक न्यूआंस्ड अप्रोच प्रस्तुत किया। उन्होंने नैतिक सद्गुण और बौद्धिक सद्गुण के बीच अंतर किया। एरिस्टोटल का मानना था कि सद्गुण प्राकृतिक प्रवृत्ति, आदत, विशेषकर बचपन में और स्पष्ट दार्शनिक चिंतन के संयोजन से आता है। लेखक तर्क देते हैं कि ये मिक्स्ड मॉडल आधुनिक मनोविज्ञान के शोध जैसे लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के 6 चरणों के सिद्धांत के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है। ये दर्शाता है कि चरित्र या सद्गुण आनुवांशिकता और पर्यावरण के निरंतर परस्पर क्रिया के माध्यम से विकसित होता है। लेखक आधुनिक समाज में रोल मॉडल्स के चयन पर भी एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि आज हम अक्सर अभिनेताओं, गायकों, एथलीटों और सेलिब्रिटीज को महिमा मंडित करते हैं, लेकिन जब उनके नैतिक चरित्र की बात आती है तो निराश होते हैं। वे हीरो शब्द के दुरुपयोग पर भी टिप्पणी करते हैं। ये तर्क देते हैं कि किसी आतंकवादी हमले का शिकार हीरो नहीं बल्कि विक्टिम होता है।
वास्तविक हीरोज वो होते हैं जो साहस और त्याग का प्रदर्शन करते हैं। सेनेका ने वाइस पर्सन या सेज के स्टोइक आदर्श पर लिखा। स्टोइक्स मानते थे कि सेज एक आदर्श है जिसे प्राप्त करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक मार्गदर्शक प्रकाश है। लेखक मार्कस कैटो द यंगर का उदाहरण देते हैं, एक रोमन सेनेटर जिन्होंने जूलियस सीजर के सामने अपनी अखंडता और सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए अपनी जान दे दी। कैटो अपनी इनकरप्टिबिलिटी, सादगी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। उनकी मृत्यु, जिसमें उन्होंने अपने घावों को और खोल दिया ताकि पकड़े जाने से बच सकें, स्टोइक साहस और सिद्धांतों के प्रति समर्पण का एक अति व्यापक उदाहरण है। लेखक स्वीकार करते हैं कि कैटो या स्टॉकडेल जैसे उदाहरण अति लग सकते हैं और ऑर्डिनरी लाइफ में सीधे लागू नहीं हो सकते, बट वे तर्क देते हैं कि ऐसे महान कार्यों को सुनना हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारी अपनी दैनिक चुनौतियों का सामना करना कितना आसान है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि थोड़ा और साहस, थोड़ा और अधिक न्याय का सेंस ऑफ जस्टिस, अधिक संयम और अधिक विजडम का प्रदर्शन करके दुनिया कितनी बेहतर हो सकती है। ये अध्याय स्पष्ट करता है कि स्टोइसिज्म एक प्रायोगिक दर्शन है जो हमें अपने चरित्र को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है, और रोल मॉडल्स इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमें सिखाता है कि हम अपने स्वयं के जीवन में कैसे महानता प्राप्त कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो। क्या आपके जीवन में ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको अपने चरित्र को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं? और क्या आप स्टोइक सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं, भले ही वे स्टॉकडेल या कैटो जितनी चरम न हो? इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम ये देखें कि स्टोइसिज्म जीवन की सबसे गंभीर बाधाओं जैसे शारीरिक विकलांगता और मानसिक बीमारी के साथ कैसे मदद कर सकता है। 10वां अध्याय, विकलांगता और मानसिक बीमारी। हमने पिछले अध्याय में देखा कि कैसे स्टोइक रोल मॉडल्स जैसे जेम्स स्टॉकडेल और मार्कस कैटो ने चरम परिस्थितियों में भी अपने चरित्र और अखंडता को बनाए रखा, जो हमें अपने स्वयं के जीवन में सद्गुणों का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या स्टोइसिज्म उन लोगों के लिए भी प्रासंगिक हैं जो स्थायी रूप से चुनौतीपूर्ण जीवन जीते हैं, जैसे कि गंभीर शारीरिक विकलांगता या दुर्बल करने वाली मानसिक बीमारी वाले व्यक्ति? लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्टोइसिज्म कोई मिरेकल क्योर नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से सहायक हो सकता है। वे लॉरेंस बेकर की कहानी से शुरुआत करते हैं, जो दर्शन शास्त्र के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और दशकों से पोलियो के बाद के प्रभावों से पीड़ित हैं। बेकर की कहानी स्टोइसिज्म को वास्तविक जीवन में लागू करने का एक शक्तिशाली उदाहरण है। 1952 में पोलियो होने के बाद वे क्वाड्रिप्लीजिक हो गए और उन्हें आयन लंग में रहना पड़ा। हालांकि उन्होंने अपने पैरों का उपयोग वापस पा लिया, लेकिन उनके हाथ और श्वास प्रभावित रहे। बेकर ने अपने अनुभवों से 5 महत्वपूर्ण सीख दी। सबसे पहले, एजेंसी का महत्व। बेकर के लिए एक रोगी के बजाय दुनिया में एक एजेंट के रूप में महसूस करना महत्वपूर्ण था। इसमें अपने मूल्यों, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को संरेखित करना शामिल है। वे बताते हैं कि सबसे विनाशकारी विकलांगताएं वे हैं जो हमारी एजेंसी को पूरी तरह से सीमित या मिटा देती हैं। दूसरा, क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना, न कि अक्षमताओं पर। बेकर ने अपनी विकलांगता को एक डिसप्रेफर्ड इंडिफरेंट के रूप में देखना सीखा। इसका मतलब है, मैं ये नहीं कर सकता के बजाय मैं इसे इस तरह से कर सकता हूं कहना। तीसरा, खुद को जानना, नो दाई सेल्फ। इसमें अपनी शारीरिक और मनोवैज्ञानिक सीमाओं को ईमानदारी से पहचानना शामिल है। ये जानना कि कब ब्रिक वॉल को स्वीकार करना है और कब उसे तोड़ने का प्रयास करना है। चौथा, एक जीवन योजना विकसित करना। यह एक गतिशील योजना होनी चाहिए जो लगातार बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो और आंतरिक सामंजस्य स्थापित करने का लक्ष्य रखती हो, यानी हमारे आध्यात्मिक, तार्किक अनुभव, इच्छाएं और आवश्यकताएं सामंजस्य में होनी चाहिए। और पांचवा, ब्रिक वॉल से सावधान रहना। बेकर ने सीखा कि कब रुकना है, न तो बहुत जल्दी और न ही बहुत देर से। डूइंग विदाउट अ व्हीलचेयर इज नॉट अ बेसिक लाइफ गोल। व्हीलचेयर के बिना काम चलाना जीवन का मूल लक्ष्य नहीं है। लेखक एंड्रू ओवरबी के अनुभव को भी साझा करते हैं, जिन्होंने डिप्रेशन से निपटने के लिए स्टोइसिज्म का उपयोग किया। एंड्रू ने सीखा कि डिप्रेशन नकारात्मक सोच से जुड़ा है और उन्होंने एपिक्टीटस के नियंत्रण के द्वंद्व को लागू करके अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू किया।
उन्होंने एडवर्सिटी को ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में देखा, जैसा कि मार्कस ऑरेलियस ने समझाया था। एंड्रू ने नेगेटिव विजुअलाइजेशन, जिसे प्रेमेडिटाटियो मलोरम कहा जाता है, का भी अभ्यास किया। सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करना ताकि ये महसूस किया जा सके कि आप उससे निपट सकते हैं और इस तरह कृतज्ञता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने एपिक्टेटस की सलाह का पालन करते हुए अपमानों पर ध्यान न देना सीखा, ये पहचानते हुए कि योर माइंड इज कंप्लिसिट इन द प्रोवोकेशन। एक गुमनाम ऑटिस्टिक लेखिका का अनुभव भी प्रस्तुत किया गया है, जिन्होंने अपने ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर और डिप्रेशन से निपटने के लिए सेनेका के स्टोइक दर्शन को पाया। सेनेका की आत्मज्ञान पर जोर और मानव अस्तित्व के सामाजिक आयाम पर उनकी शिक्षाएं लेखिका के लिए विशेष रूप से सहायक थीं। सेनेका का कथन, हमारे परस्पर संबंध एक पत्थर के गुंबद की तरह हैं जो पत्थरों की आपसी मदद के बिना गिर जाएंगे, सामाजिक जुड़ाव के स्टोइक महत्व को रेखांकित करता है। लेखक यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इन सभी मामलों में स्टोइसिज्म ने एक पर्सपेक्टिव चेंज को प्रेरित किया। यह लोगों को अपनी परिस्थितियों को अधिक तार्किक और दयालु तरीके से देखने में मदद करता है, जिससे वे बेहतर तरीके से सामना कर पाते हैं। स्टोइसिज्म कोपिंग स्किल्स प्रदान करता है और लोगों को अपनी समस्याओं से निपटने के लिए नए तरीके खोजने में मदद करता है। यह कोई सिल्वर बुलेट नहीं है, लेकिन यह एक शक्तिशाली दर्शन है जो सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी सहायक हो सकता है। क्या आप अपने जीवन की चुनौतियों को एक अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए तैयार हैं, उन्हें अपनी आंतरिक शक्तियों को विकसित करने के अवसरों के रूप में देखते हुए, भले ही वे कितनी भी दुर्बल क्यों न लगें? स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी बाधाएं भी आंतरिक शक्ति से पार की जा सकती हैं। इसी क्रम में आइए अब हम अपने अस्तित्व के सबसे मूलभूत सत्य, मृत्यु और उससे जुड़े सबसे नाजुक विषय आत्महत्या पर स्टोइक दृष्टिकोण की पड़ताल करें। 11वां अध्याय, मृत्यु और आत्महत्या। हमने पिछले अध्यायों में स्टोइसिज्म की व्यावहारिक शक्ति को देखा, जो हमें शारीरिक और मानसिक चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। अब हम अपने अस्तित्व के सबसे बड़े और अपरिहार्य सत्य की ओर बढ़ते हैं, मृत्यु। स्टोइक लोग मृत्यु को कैसे देखते थे और क्या उनका दृष्टिकोण हमें आज भी इस सार्वभौमिक वास्तविकता का सामना करने में मदद कर सकता है? लेखक बताते हैं कि प्राचीन स्टोइक्स मृत्यु के प्रति एक असामान्य और सशक्त दृष्टिकोण रखते थे। एपिक्टेटस ने कहा, मुझे मरना ही है। अगर अभी तो मैं अभी मर रहा हूं, अगर जल्द तो मैं अभी भोजन कर रहा हूं और बाद में जब समय आएगा तो मर जाऊंगा। यह एक अविश्वसनीय रूप से शांतचित्त दृष्टिकोण है, जो मृत्यु को एक प्राकृतिक और अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करता है। एपिक्टेटस ने मृत्यु को एक गेहूं के दाने के पकने और काटे जाने के सादृश्य से समझाया। उनका तर्क था कि मृत्यु का डर अज्ञानता से पैदा होता है। यदि हम मानव स्थिति को पूरी तरह से समझते तो हम मृत्यु से नहीं डरते। स्टोइक दृष्टिकोण नियंत्रण के द्वंद्व पर आधारित है। मृत्यु स्वयं हमारे नियंत्रण में नहीं है, यह होगी ही, लेकिन मृत्यु के प्रति हमारा दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया निश्चित रूप से हमारे नियंत्रण में है। लेखक अपने माता-पिता के निधन के अनुभवों से इस बात को समझाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे स्टोइक सिद्धांतों ने उन्हें अपने पिता की मृत्यु से जुड़े पछतावे पर काबू पाने में मदद की और अपनी मां की मृत्यु का अधिक इक्वानिमिटी से सामना करने में सक्षम बनाया। वे हियर एंड नाउ में जीने के महत्व पर जोर देते हैं, हर पल को पूरी तरह से जीना, यह जानते हुए कि जीवन क्षणभंगुर है। एपिक्टेटस ने बीमारी या दर्द की स्थिति में भी इसी तरह की सलाह दी, यू शैल बेयर इलनेस वेल। उनका तर्क है कि हमें अपने बाहरी कष्टों के बजाय अपनी आंतरिक प्रतिक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ब्रह्मांडीय दृष्टिकोण से मनुष्य स्टार डस्ट हैं, जो अंततः ब्रह्मांड के तत्वों में वापस मिल जाएंगे। यह विचार हमें हमारे अस्तित्व के इन्फिनिटेसिमल इंटरवल की सराहना करने के लिए प्रेरित करता है, बजाय इसके कि इसके अंत पर पछतावा करें। अध्याय ट्रांसह्यूमनिस्ट्स के विचारों की भी पड़ताल करता है, जो मृत्यु को एक बीमारी मानते हैं जिसे ठीक किया जाना चाहिए। अक्सर चेतना को कंप्यूटर पर अपलोड करने या अमरता प्राप्त करने की कल्पना करते हैं। लेखक इस दृष्टिकोण को ह्यूब्रिस के रूप में देखते हैं, एक अवास्तविक और अभिमानी प्रयास जो मानव अस्तित्व की मौलिक प्रकृति को गलत समझता है। वे इसे एपिक्टेटस के व्हाई डू यू क्राउड द वर्ल्ड्स रूम प्रश्न से जोड़ते हैं, यह सुझाव देते हुए कि हमें अपने समय को स्वीकार करना चाहिए और दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए।
इसके बाद लेखक आत्महत्या के नाजुक मुद्दे पर आते हैं। स्टोइक्स ओपन डोर की अवधारणा में विश्वास करते थे। इसका मतलब है कि यदि जीवन वास्तव में असहनीय हो जाता है, इतने दर्दनाक या अपमानजनक हालात उत्पन्न होते हैं जहां व्यक्ति अपने सद्गुणों का अभ्यास नहीं कर सकता, तो व्यक्ति के पास तर्कसंगत रूप से अपने जीवन को समाप्त करने का विकल्प होना चाहिए। ज़ीनो ऑफ सिटियम असहनीय दर्द के कारण, मार्कस कैटो द यंगर नैतिक और राजनैतिक कारणों से अपनी अखंडता बनाए रखने के लिए, और सेनेका नीरो के आदेश पर अपनी गरिमा बनाए रखने जैसे ऐतिहासिक स्टोइक उदाहरण दिए गए हैं। बेट्सी डेविस का हाल का मामला, जिन्होंने ALS से पीड़ित होने के कारण सहायता प्राप्त आत्महत्या का विकल्प चुना, स्टोइक अवधारणा के समानांतर है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि स्टोइकवाद लापरवाही से आत्महत्या करने का समर्थन नहीं करता है। एपिक्टेटस ने स्पष्ट किया, स्टे वेयर यू आर एंड डिपार्ट नॉट विदाउट रीजन। इसका मतलब है कि आत्महत्या एक तर्कसंगत, विचारपूर्वक निर्णय होना चाहिए, न कि क्षणिक भावनात्मक प्रतिक्रिया या अज्ञानता का परिणाम। स्टोइक्स मानसिक बीमारी से पीड़ित लोगों या वर्थर इफेक्ट नकलची आत्महत्या के मामलों के लिए आत्महत्या को स्वीकार्य नहीं मानते थे। यह अध्याय मृत्यु को जीवन के एक अपरिहार्य और प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्टोइक विजडम को प्रकट करता है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु का भय हमें पूरी तरह से जीने से कैसे रोक सकता है। यह हमें जीवन में अपने नियंत्रण के दायरे को समझने और उसके अनुसार अपनी ऊर्जाओं को निर्देशित करने के लिए सशक्त बनाता है, जिससे हमें मन की शांति प्राप्त होती है, चाहे जीवन का अंत कैसे भी हो। क्या आप मृत्यु को जीवन के एक अपरिहार्य और प्राकृतिक हिस्से के रूप में स्वीकार कर सकते हैं और मृत्यु के भय को अपनी स्वतंत्रता और मन की शांति को नियंत्रित करने की अनुमति नहीं दे सकते? मृत्यु की इस गहरी समझ के साथ आइए अब हम अपने दैनिक जीवन की भावनात्मक चुनौतियों, क्रोध, चिंता और अकेलापन को स्टोइक सिद्धांतों के प्रकाश में देखें। 12वां अध्याय, क्रोध, चिंता और अकेलापन से कैसे निपटें। मृत्यु और आत्महत्या के स्टोइक दृष्टिकोण को समझने के बाद अब हम अपने दैनिक जीवन में अधिक सामान्य लेकिन शक्तिशाली भावनाओं की ओर मुड़ते हैं, क्रोध, चिंता और अकेलापन। स्टोइसिज्म को अक्सर एक कठोर या उदासीन दर्शन के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या ये वास्तव में हमें इन मानवीय अनुभवों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए उपकरण प्रदान कर सकता है? लेखक एपिक्टेटस की लोहे के दीपक की कहानी से शुरुआत करते हैं। जब एपिक्टेटस का दीपक चोरी हो जाता है तो वे क्रोधित या परेशान होने के बजाय घटना का शांत और तथ्यात्मक रूप से विश्लेषण करते हैं। वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि चोर ने दीपक के बदले अपनी ईमानदारी बेच दी, जो दीपक से कहीं अधिक मूल्यवान थी। लेखक अपने स्वयं के अनुभव से इस बात को जोड़ते हैं जब रोम के मेट्रो में उनका बटुआ चोरी हो गया था। पहले तो उन्हें आश्चर्य और हताशा हुई, लेकिन स्टोइक सिद्धांतों को लागू करके उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया कि वे चोरी को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन वे अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने गुस्से या नाराजगी के बजाय शांत भाव से प्रतिक्रिया दी। एपिक्टेटस ने सिखाया कि प्रत्येक गलती में संघर्ष होता है। लोग गलत काम इसलिए करते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वे अपने हित में काम कर रहे हैं। इस विचार को आधुनिक मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस से जोड़ा गया है। यह वह असुविधाजनक मानसिक स्थिति है जो तब होती है जब हमारे दो विरोधाभासी विचार होते हैं। स्टोइक दृष्टिकोण हमें गलत काम करने वालों पर दया करने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि वे अक्सर अज्ञानता से ग्रस्त होते हैं। वे नहीं जानते कि उनके लिए वास्तव में क्या अच्छा है। यह हमें क्रोध और प्रतिशोध के बजाय करुणा और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक क्रोध प्रबंधन के लिए अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA की सलाह को स्टोइक अंतर्ज्ञान के साथ संरेखित करते हैं। APA की सलाह में रिलैक्सेशन टेक्निक्स, गहरी सांस लेना, शांत करने वाले मंत्र जैसे बेयर एंड फोरबेयर, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, स्थितियों को सकारात्मक रूप से फिर से परिवर्तित करना जैसे ये भयानक है के बजाय मैं इससे निपट सकता हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब संभव हो समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करना, लेकिन ये स्वीकार करना कि हर समस्या का समाधान नहीं होता। बेटर कम्युनिकेशन, दूसरों की प्रतिक्रियाओं पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुकना, समझना और तर्कसंगत रूप से जवाब देना। और ह्यूमर, हास्य को क्रोध के मारक के रूप में उपयोग करना, लेकिन व्यंग्य से बचना। ये सभी स्टोइक प्रथाओं के साथ आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। चिंता के संबंध में एपिक्टेटस ने एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा की।
चिंता तब उत्पन्न होती है जब हम उन चीज़ों को चाहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। एपिक्टीटस एक गायक का उदाहरण देते हैं जो अकेले प्रदर्शन करते समय चिंताग्रस्त नहीं होता, लेकिन जब वो दर्शकों के सामने होता है तो वो चिंतित हो जाता है, क्योंकि वो न केवल अच्छा प्रदर्शन करना चाहता है बल्कि एक बड़ा नाम भी कमाना चाहता है जो उसके नियंत्रण में नहीं है। स्टोइकवाद हमें अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने और परिणामों को नियंत्रित करने की कोशिश न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये हमें अनावश्यक चिंता से बचाता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि स्टोइसिज्म मानसिक विकारों के लिए एक इलाज नहीं है, बल्कि एक दार्शनिक आधार है जो व्यक्ति के कार्यात्मक होने के बाद मदद कर सकता है। स्टोइक प्राथमिकताएं हमारी आंतरिक स्थिति पर ध्यान केंद्रित करती हैं, न कि बाहरी अनियंत्रित कारकों पर। अंत में लेखक अकेलेपन, लोनलीनेस के मुद्दे पर आते हैं, जो आधुनिक समाज में एक आम समस्या है। कॉलिन किलीन के शोध का हवाला देते हुए लेखक अकेलेपन और अकेला होने, सॉलिट्यूड के बीच अंतर करते हैं। अकेलापन एक निर्णय है जिसे हम अकेले होने के तथ्य पर थोपते हैं, जबकि अकेला होना केवल एक तथ्यात्मक स्थिति है। एपिक्टीटस ने कहा, अकेलापन मदद के बिना एक व्यक्ति की स्थिति है। उनका तर्क है कि एक व्यक्ति अकेला नहीं है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेला है, और भीड़ में होने से भी वो अकेला नहीं होता। स्टोइकवाद हमें अकेलेपन के लिए तैयार करने और स्वयं पर्याप्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये लचीलापन और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है, क्योंकि हम ये सीख जाते हैं कि बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना हम अपनी आंतरिक स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। ये अध्याय स्पष्ट करता है कि स्टोइसिज्म भावनाओं के प्रति एक व्यावहारिक और गहन दृष्टिकोण रखता है। ये हमें सिखाता है कि कैसे क्रोध, चिंता और अकेलेपन को स्वीकार करें, उनके कारणों को समझें और उन पर अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें, बजाय इसके कि हम उनके द्वारा नियंत्रित हों। ये हमें अपने आंतरिक संसाधनों का उपयोग करने और जीवन की चुनौतियों को आत्मविकास के अवसरों में बदलने के लिए सशक्त बनाता है। ये आंतरिक शक्ति आपको प्रेम और मित्रता की स्टोइक समझ को और गहराई से तलाशने में मदद करेगी, जो हमारे अगले अध्याय का विषय है। 10वां अध्याय, प्रेम और मित्रता। हमने क्रोध, चिंता और अकेलेपन जैसी भावनाओं को प्रबंधित करने के स्टोइक तरीकों को देखा। अब हम मानवीय संबंधों के सबसे गहरे पहलुओं पर विचार करते हैं, प्रेम और मित्रता। स्टोइसिज्म, जिसे अक्सर निर्दय समझा जाता है, इन भावनाओं को कैसे समझता है? क्या ये हमें वास्तव में प्रेम करने और बेहतर दोस्त बनने में मदद कर सकता है? लेखक एपिक्टीटस की परेशान पिता की कहानी से शुरुआत करते हैं, जो अपनी बीमार बेटी को दर्द से बचाने के लिए छोड़ देता है। पिता तर्क देता है कि यह स्वाभाविक था, लेकिन एपिक्टीटस इस बात को चुनौती देते हैं कि क्या स्वाभाविक हमेशा सही होता है। वे तर्क देते हैं कि माँ और नर्स, जो स्वाभाविक रूप से बच्चे से प्यार करती हैं, उसे नहीं छोड़ती, और पिता को अपने दर्द से बचाने के लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बिंदु यह है कि प्रेम सहित भावनाओं को तर्क द्वारा निर्देशित होना चाहिए। यह स्टोइसिज्म के ओइकिरोसिस के सिद्धांत से संबंधित है, चिंता के घेरे को व्यापक बनाने की प्रक्रिया। हम इंस्टिंक्चुअली अपने निकटतम लोगों की परवाह करते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं और तर्क विकसित करते हैं, हमें अपनी चिंता को पूरी मानव जाति तक बढ़ाना सीखना चाहिए। स्टोइक मानते थे कि तथ्य को पहचानना पर्याप्त नहीं है, हमें अभ्यास करना होगा ताकि राजनैतिक निष्कर्ष हमारी सहज प्रवृत्ति का हिस्सा बन जाएं। यूनानी दर्शन में प्रेम की कई अवधारणाएं थीं। अगापे, दूसरों के लिए निस्वार्थ प्रेम जो ईश्वर के प्रेम के समान है। एरोस, कामुक आकर्षण से परे किसी व्यक्ति की आंतरिक सुंदरता की सराहना। फिलिया, दोस्तों, परिवार और समुदाय के लिए निष्पक्ष गुणी प्रेम जहां हम उन्हें अपने बराबर मानते हैं। और स्टोर्जे, परिवार, देश या खेल टीम के लिए स्वाभाविक रूप से महसूस किया गया प्रेम। स्टोइकवाद मानते थे कि वे दूसरी प्रकृति बन सकते हैं। इन अभ्यासों को समझने के लिए लेखक स्टोइसिज्म के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को संक्षेप में दोहराते हैं। सद्गुण ही सर्वोच्च भलाई है और बाकी सब उदासीन है। सद्गुण एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी परिस्थितियों में मूल्यवान है। अन्य सभी चीजें जैसे स्वास्थ्य या धन उदासीन हैं और उन्हें सद्गुण के बदले व्यापार नहीं किया जाना चाहिए। लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस का मतलब है कि सद्गुण अन्य वस्तुओं पर पूर्ण वरीयता रखता है। प्रकृति के अनुसार जियो, इसका मतलब है सामाजिक जीवन में तर्क का उपयोग करना। मनुष्य तर्क संगत और सामाजिक प्राणी हैं और हमें एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपने तर्क का उपयोग करना चाहिए। नियंत्रण का द्वंद्व, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। हमें अपने नियंत्रण में आने वाली चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बाकी को इक्विनिमिटी से स्वीकार करना चाहिए। लेखक लॉरेंस बेकर के एक्सियम ऑफ फ्यूटिलिटी का उल्लेख करते हैं, जो कहता है कि हमें तार्किक या व्यावहारिक रूप से असंभव चीजों को करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये अभ्यास स्टोइक के 4 प्रमुख सद्गुणों प्रैक्टिकल विजडम, करेज, जस्टिस और टेम्परेंस में महारत हासिल करने में मदद करते हैं। यहाँ 12 अभ्यास दिए गए हैं।
अपनी धारणाओं की जांच करें। एग्जामिन योर इम्प्रेशंस। जब कोई मजबूत, सच्चा प्रेम और सच्ची मित्रता तभी संभव है जब वे सद्गुण पर आधारित हों। यदि प्रेम या मित्रता चरित्र से समझौता करती है तो वो सच्चा नहीं है। एरिस्टोटल ने मित्रता के 3 प्रकारों की पहचान की: उपयोगिता की मित्रता, यूटिलिटी; आनंद की मित्रता, प्लेजर; और भलाई की मित्रता, गुड। स्टोइक्स के लिए केवल भलाई की मित्रता ही सच्ची मित्रता थी। अन्य 2 प्रिफर्ड इंडिफरेंस थे। उन्हें प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन केवल तभी जब वे सद्गुणों के अभ्यास में हस्तक्षेप ना करें। लेखक कहते हैं कि प्यार सभी को जीत लेता है जैसी बातें डिज्नीफाइड हैं और नैतिकता से समझौता कर सकती हैं। यह अध्याय प्रेम और मित्रता के प्रति एक अधिक परिष्कृत, तर्कसंगत और नैतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अपने रिश्तों को अपनी नैतिक अखंडता के साथ संरेखित करें और कैसे अपनी भावनाओं को तर्क और सद्गुणों से निर्देशित करें। यह हमें भाषा के महत्व पर भी विचार करने के लिए प्रेरित करता है। लेखक का तर्क है कि प्रेम और मित्रता जैसे शब्दों का उपयोग करते समय हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वे वास्तविक, नैतिक रूप से सुसंगत अनुभवों को दर्शाते हैं। क्या आप अपने प्रेम और मित्रता के रिश्तों में सही को स्वाभाविक से ऊपर कैसे रख सकते हैं और सद्गुणों को अपनी भावनाओं का मार्गदर्शन कैसे करने दे सकते हैं? इस नैतिक ढांचे के साथ अब हम उन व्यावहारिक अभ्यासों की ओर बढ़ सकते हैं जो हमें स्टोइक जीने में मदद करेंगे। 14वां अध्याय, व्यावहारिक आध्यात्मिक व्यायाम। हमने स्टोइसिज्म के सैद्धांतिक आधारों और धारणाओं को समझा है, जिसमें चरित्र, भावनाएं, मृत्यु और संबंध शामिल हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन गहन विचारों को हमारे रोजमर्रा के जीवन में वास्तव में कैसे जिया जाए। क्या कोई ठोस व्यावहारिक कदम हैं जो हम उठा सकते हैं ताकि स्टोइसिज्म केवल एक अमूर्त दर्शन न रहे बल्कि एक जीवित अभ्यास बन जाए? लेखक बताते हैं कि स्टोइसिज्म कोई धार्मिक कैटेकिज्म नहीं है जिसमें निश्चित सिद्धांत हों। उनकी सराहना करने में मदद करता है। लेखक अपने माता पिता के निधन के अनुभवों का उल्लेख करते हैं, यह समझाते हुए कि कैसे यह अभ्यास हमें क्षण को जीने के लिए प्रेरित करता है। तीसरा, आरक्षित खंड, द रिजर्व क्लॉज। जब कोई कार्य करने की योजना बनाते हैं तो मानसिक रूप से कल्पना करें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है और खुद से कहें फेट परमिटिंग। यह हमें अप्रत्याशित परिणामों को स्वीकार करने और निराश न होने में मदद करता है। क्राइसिपिस का डॉग एंड लीश का सादृश्य यह समझाता है कि हमें ब्रह्मांड की धारा के साथ चलना चाहिए, न कि उसका विरोध करना चाहिए। विलियम आयरविन की इंटरनलाइजिंग गोल्स से अभ्यास करें जिससे वे दूसरा स्वभाव बन जाएं। इससे पहले वे अभ्यासों का वर्णन करें, वे स्टोइसिज्म के 3 मूलभूत सिद्धांतों को दोहराते हैं। सद्गुण ही सर्वोच्च भलाई है और बाकी सब इंडिफरेंट हैं। सद्गुण एकमात्र ऐसी चीज है जो सभी परिस्थितियों में मूल्यवान है और इसे कभी भी किसी प्रिफर्ड इंडिफरेंट के लिए व्यापार नहीं किया जा सकता है। प्रकृति के अनुसार जिएं। इसका अर्थ है तर्क को सामाजिक जीवन पर लागू करना, यह पहचानते हुए कि मनुष्य रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। नियंत्रण का द्वंद्व, फिंगर एक्सरसाइज। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारे निर्णय और कार्य, और कुछ नहीं है, जैसे बाहरी परिस्थितियां। हमें अपने प्रयासों को नियंत्रण योग्य चीजों पर केंद्रित करना चाहिए और बाकी को इक्वानिमिटी से स्वीकार करना चाहिए। रुकें और गहरी सांस लें। आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं से बचें। जब अपमानित महसूस करें तो याद रखें कि आपका मन उत्तेजना में शामिल है। एक क्षण रोकें, सांस लें और स्थिति का तर्कसंगत विश्लेषण करें। सेनेका ने क्रोध के उठने पर ठहरने या गहरी सांस लेने की सलाह दी। अन्य करें। जब आप पर कोई अप्रिय घटना घटती है तो याद रखें कि आप दूसरों पर इसी तरह की घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। बुरी किस्मत जीवन का हिस्सा। यह हमें अपनी समस्याओं को पर्सपेक्टिव में रखने और करुणा विकसित करने में मदद करता है। कम और अच्छी तरह बोलें। अनावश्यक बातें जैसे मशहूर सेलिब्रिटीज या गपशप से बचें। सार्थक विषयों पर ध्यान केंद्रित करें जो परस्पर लाभदायक हों। स्टोइक्स का मानना था कि गपशप हमें नीचा दिखाती है। अपनी कंपनी अच्छी तरह चुनें। ऐसे लोगों से बचें जो आपको अपने स्तर पर गिराते हैं। उन लोगों की संगति करें जो सद्गुण और चरित्र विकास में रुचि रखते हैं। एपिक्टेटस ने कहा था कि यदि कोई साथी गंदा है तो उसके दोस्त भी थोड़े गंदे हो जाते हैं। अपमानों पर हास्य के साथ प्रतिक्रिया दें। जब कोई आपका अपमान करे, पल की सराहना करने के लिए प्रेरित करना है। लेखक अपने माता पिता के निधन के अनुभवों का उल्लेख करते हैं, यह समझाते हुए कि कैसे इस अभ्यास ने उन्हें उपस्थित रहने और मूल्यवान समय को संजोने में मदद की।
तो रक्षात्मक होने के बजाय आत्मह्रास या हास्य का उपयोग करें। यह अपमान करने वाले को बेअसर करता है और आपको शांत रहने में मदद करता है। विलियम अर्विन ने इसे इंसल्ट पैसिफिज्म कहा है। हालांकि लेखक बुलिंग के मामलों में इस सलाह की सीमाओं को स्वीकार करते हैं। अपने बारे में बहुत ज्यादा ना बोलें। अपनी उपलब्धियों या कारनामों आरक्षित खंड। किसी भी योजना बनाते समय हमेशा मानसिक रूप से फेट परमिटिंग जोड़ें, भाग्य अनुमति दे तो। यह हमें परिणामों के प्रति उदासीन रहते हुए अपने लक्ष्यों को आंतरिक करने में मदद करता है। बिना निर्णय लिए बोलें। तथ्यों को निर्णयों से अलग करें। किसी के कार्यों पर तुरंत निर्णय देने के बजाय पहले उनके कारणों को समझने का प्रयास करें। यह हमें पीड़ा से बचाता है। सद्गुण का उपयोग करें। हाउ कैन आई यूज वर्च्यू हियर एंड नाउ? प्रत्येक चुनौती या प्रलोभन को अपने सद्गुणों करेज, टेम्परेंस, जस्टिस, प्रैक्टिकल विजडम का अधिक करुणा और समझ विकसित करने में मदद करता है। एपिक्टेटस कहते हैं, वह जल्दी नहाता है। यह मत कहो कि वह बुरा नहाता है, बल्कि कहो कि वह जल्दी नहाता है। अपने अभ्यास करने के अवसर के रूप में देखें। लेखक अपने कट फिंगर के अनुभव का उदाहरण देते हैं, जहां उन्होंने घबराने के बजाय शांत और तार्किक रूप से प्रतिक्रिया दी। इसे आत्मनियंत्रण के अभ्यास के रूप में देखा। दिन पर विचार करें। दिन के अंत में अपने कार्यों की समीक्षा करें। मैंने क्या गलती की, मैंने क्या किया या नहीं किया। यह हमें अपनी नैतिक प्रगति का आकलन करने और भविष्य के लिए सीखने में मदद करता है। सेनेका ने इसे स्पिरिट ऑट टू बी ब्रॉट अप फॉर एग्जामिनेशन डेली कहा है। यह अभ्यास हमें आत्मजागरूक और जवाबदेह बनाता है। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि स्टोइसिज्म एक ठोस दैनिक अभ्यास है। यह दिखाता है कि कैसे छोटे लगातार अभ्यास हमें अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं, जिससे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अधिक मन की शांति और लचीलापन प्राप्त होता है। क्या आप आज से ही इन स्टोइक आध्यात्मिक अभ्यासों में से किसे अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहेंगे, ताकि अपनी स्टोइक यात्रा शुरू कर सकें? अंतिम अनावरण। इस यात्रा के दौरान हमने मासिमो पिग्लीची की हाउ टू बी अ स्टोइक के गहन दर्शन को एक्सप्लोर किया है, प्राचीन ज्ञान को आधुनिक जीवन की जटिलताओं से जोड़ते हुए। हमने सीखा कि स्टोइसिज्म केवल भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली जीवन दर्शन है जो हमें पूर्णता, शांति और एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है। हमने सीखा कि कैसे नियंत्रण का द्वंद्व हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करने की शक्ति देता है जो वास्तव में हमारे हाथ में हैं, हमारे निर्णय, हमारी राय और हमारे कार्य, और बाहरी परिणामों को इक्वानिमिटी से स्वीकार करने की स्वतंत्रता देता है। हमने प्रकृति के अनुसार जीना की कंसेप्ट को समझा, जिसका अर्थ है अपनी राजनैतिक और सामाजिक मानव प्रकृति के अनुरूप जीना, दूसरों के प्रति करुणा और एक कॉस्मोपॉलिटन की भावना विकसित करना। हमने जाना कि सद्गुण ही एकमात्र सच्ची भलाई है और कैसे स्वास्थ्य या धन जैसी प्रेफर्ड इंडिफरेंस हमारे नैतिक चरित्र की कीमत नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी समझा कि कैसे बुराई अक्सर अमथिया या अज्ञानता से पैदा होती है, जो हमें गलत काम करने वालों के प्रति अधिक समझ और करुणा विकसित करने के लिए प्रेरित रहती है। जेम्स स्टॉकडेल और मार्कस केटो जैसे रोल मॉडल्स ने हमें सिखाया कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी अखंडता और साहस बनाए रखा जा सकता है, और स्टोइकवाद विकलांगता और मानसिक बीमारी जैसी चुनौतियों से निपटने में भी सहायक हो सकता है। अंत में हमने क्रोध, चिंता और अकेलेपन जैसी भावनाओं को प्रबंधित करने, प्रेम और मित्रता को नैतिक सिद्धांतों के साथ संरेखित करने और मृत्यु की अनिवार्यता को शांति से सामना करने के लिए प्राकृतिक आध्यात्मिक अभ्यासों की श्रृंखला सीखी। यह किताब हमें याद दिलाती है कि जीवन एक सतत प्रयत्न है और आत्म सुधार की यात्रा में दैनिक चिंतन और अभ्यास महत्वपूर्ण हैं। यह दर्शन हमें व्यक्तित्व में व्यवहार करना सिखाता है कि वास्तविक शक्ति बाहरी परिस्थितियों को नियंत्रित करने में नहीं है, बल्कि हमारे भीतर की प्रतिक्रियाओं और चरित्र को ढालने में है। यह हमें एक ऐसी दुनिया में नेविगेट करने के लिए रोड मैप देता है जो अक्सर अप्रत्याशित और अराजक लगती है, हमें मन की शांति और एक महत्वपूर्ण जीवन जीने में मदद करती है। क्या आप आज से ही प्राचीन स्टोइक ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने और एक अधिक लचीला, तार्किक और गुणी व्यक्ति बनने के लिए तैयार हैं? आपकी स्टोइक यात्रा अभी शुरू होती है और यह पुस्तक आपको उस पथ पर चलने के लिए आवश्यक उपकरण और अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।